नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और माई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आपकी जो वो कैब की 90 डेज की सीरीज चल रही है उसमें ये वाली वीडियो मैंने कुछ दिन लेट किया है जानबूझ के। और जानबूझ के लेट करने का वजह सिर्फ और सिर्फ ये था क्योंकि मैं चाहता था कि आपको रिवीजन के लिए समय मिल जाए। मैं 2300 वर्ड्स ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। 23 दिन है, लगभग हर रोज़ 100 से ज़्यादा शब्द लेके आता था मैं। तो 2300 शब्द हो गए थे और मुझे पता है कि 2300 शब्द याद रख पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो जो बच्चे समझदार थे, ये वाला जो समय है जब तक मेरी क्लासेस नहीं आई है, इन समय में उन्होंने खूब जम के रिवाइज किया होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत मैच्योर बच्चे हो जो इसे फॉलो कर रहे हो और इस सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हो। तो अगर आपने सही से पढ़ाई किया है तो मैं वापस से अपने इस दिमाग की चर्चा करना चाहूँगा कि हमारा जो ये दिमाग था, मैंने कलर बदल दिया है। ब्लैक के बाद अपन अब चलेंगे वाइट बैकग्राउंड पे। और अब क्लास मिस होने के चांसेस बहुत ना के बराबर होंगे क्योंकि अब अपन थोड़े एग्रेसिव चलेंगे। तो हमारे इस दिमाग में जो ये होल है ना, इसको थोड़ा और छोटा करने की कोशिश की है। आज हम 101 शब्द इसके अंदर और डालेंगे। और जब 101 शब्द की बात करते तो पहले से 2300 शब्द इसके अंदर हमारे पास था। और अगर हम चर्चा करें कि अब हमारी स्थिति क्या होगी शब्द याद करने की, तो मैं मान के चल रहा हूँ जो मैच्योर बच्चा होगा वो 2000 शब्द बिल्कुल अच्छे से याद कर गया होगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 300 ऐसे शब्द बचे हुए होंगे अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से रिवीजन किया होगा। मेरी तकरीबन 4-5 दिन क्लास नहीं आई है और 4-5 दिन अगर क्लास नहीं आई, अगर आपने सही से रिवीजन किया होगा तो 2000 शब्द आपको याद हो गए होंगे। 300 शब्द नहीं याद हुए होंगे या थोड़े ऐसे होंगे जो सिंगल स्टार वाले होंगे या डबल स्टार वाले होंगे। तो इनको रिवाइज कीजिए वापस। आपके रिवीजन का समय 6 से 7 होना चाहिए। ये आपका रिवीजन का समय है। और इसके बाद 7 से 8 मेरी क्लास का समय होता है। क्लास वापस देखिए। और अगर आपके दिमाग में कहीं ये डाउट है कि 90 डेज का क्लास नहीं होगा तो आप गलतफहमी के शिकार हो। ये 90 डेज की जो क्लास है पूरी की पूरी होगी। ये सीरीज पूरा रन करूंगा और पूरा 90 दिन में आपको वोकैब पढ़ा के जाऊंगा। मैंने पहले भी बोल रखा है कि 90 दिन की जगह हो सकता है कि मैं क्लासेस आपको 100-105 दिन में या 110 दिन में डिलीवर करूं। अगर 4 महीने में भी मैंने अगर आपको इसे पढ़ा दिया और अगर आपने 4 महीने में भी इसे अगर अच्छे से याद कर लिया, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग गया है। और इस सीरीज में मैंने बताया कि कौन से बच्चों के लिए सीरीज है। वो बच्चे जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिन्होंने डिसाइड किया है कि उनको एसएससी एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर वो बच्चे हैं तो वो इस सीरीज का बहुत बेहतर फायदा उठा सकते हैं। इसकी पीडीएफ का एक बहुत सवाल आता है, कहाँ मिलेगा। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल का नाम है माई पाठशाला। जाके सर्च करोगे माई पाठशाला आपको मिलेगा। माई पाठशाला टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर किसी को 90 डेज की वोकैब एक साथ चाहिए होगा तो वो क्या काम करे, माई पाठशाला ऐप पर जाएं। ऐप पर जाके एक बुक है हमारी 90 डेज वोकैब प्लानर। 90 डेज वोकैब प्लानर। इस बुक की खास बात क्या है, मैं पढ़ा तो रहा हूँ, वीडियो तो आप यहाँ देख लोगे, पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लोगे, तो ये किताब क्यों ले। ये किताब इसलिए लो क्योंकि अगर ये पीडीएफ आप प्रिंट करा रहे हो तो एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब रिवीजन करना होगा तो रिवीजन अपने नोट्स के माध्यम से करते हो। तो इसमें क्या मैंने बिल्ड किया हुआ है, इसमें मैंने हर डे पे क्विजेज बना रखे हैं। आप क्यूआर कोड स्कैन करके क्विज दे सकते हो और क्विज से जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, किस तरीके के उसके ऑप्शन देखने होते हैं। क्योंकि अभी हम सीधे सीधे रट्टा मार रहे होते हैं, जब पर क्वेश्चन में जब उसे अप्लाई करना सीख जाते हैं तो और मजा आने लगता है। तो 90 डेज वोकैब प्लानर में हमने सब सॉल्व किया हुआ है, तो आप इससे जाके वहां पे इसे परचेज कर सकते हैं। हिचकिचाइए मत, तैयारी में फ्री में पढ़ा रहा हूँ यार। एक बुक की कीमत 250-300 रुपए होगी, क्या इतना खर्च नहीं कर सकते अपनी तैयारी के लिए। अभी गर्लफ्रेंड के लिए कॉफ़ी और चाय बनाना हो, चाय पिलाना हो तो 150-200 की जगह 1000 रुपए की चाय निकल जाएगी। और कोई बच्चा ये ना बोले कि नहीं मेरे पास तो गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं होगी। एक आधी % कोई होगा जो है जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं होगी या जिसके पास बॉयफ्रेंड नहीं होगा। और खर्चा तो सभी का होना होता है। तो एक बात आपको मैं पहले बता दूं कि अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी क्लासेस के ऊपर इन्वेस्ट करो। अब ये मतलब आज के समय में इंटरनेट की दुनिया पे कोर्सेज इतने महंगे नहीं है, कोई नहीं लूट रहा है। मैं क्या, कोई प्लेटफॉर्म नहीं लूट रहा है। मतलब कितने भी गरीब हो यार, 1000, 2000, 3000 रुपए तो हम वैसे ही खर्च करते हैं यार। मतलब आज के समय में ये गरीबी वाली बात करना ऑनलाइन एजुकेशन की दुनिया में बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल ही वाहियात है। फीसेज ऑफलाइन की देखो, फीसेज ऑफलाइन की अभी भी 50,000 रुपए एसएससी की तैयारी की चल रही है। 200 रुपए की किताब मिलेगी। लेक्चर तो फ्री में दे रहा हूँ ना, लेक्चर तो फ्री है पूरे यूट्यूब पे।
चलो चलते हैं, हम अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ मूव करते हैं। और हमें ये सारा का सारा डेटा सबसे पहले टेम्परेरी मेमोरी में ले जानी है, फिर टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में ले जानी है। और इसके लिए मैंने पिछली क्लासेस में बताया कि टेम्परेरी से परमानेंट मेमोरी में कैसे लेके जाओगे। इसके लिए सबसे सही तरीका क्या है? सबसे सही तरीका है बार बार रिवीजन। जितनी बार रिवीजन करोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, घूर के देखते रहो, 5 दिन तक देखते रहो, देखो सब याद हो जाएगा। घूर के देखते रहना है, बस देखते रहो, घूर के, रट्टा मत मारो, घूर के देखो बस। हर रोज आओ, 1 घंटे घूर के देखो, अब देखो याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा यार। यही तरीका है पढ़ने का, यही तरीका है, सब यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। कंप्लीटिंग ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल को हम क्या बोलते हैं? 100 साल को शताब्दी बोलते हैं, सेंटेनियल बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में शताब्दी बोलते हैं 100 साल को। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बाद जो है दूसरा जो शब्द है वो यह है कि पॉलीगन एक शब्द आता है कि अगर हम एक फिगर बनाए जिसके अंदर जो है कई सारे साइड हो, ठीक है ना, तो उसको बहुभुज बोलते हैं। जैसे इसको त्रिभुज बोलते हैं, इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल बोलते हैं, या चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में। फिर अगर 5 हो तो पंचभुज बोलते हैं, तो 6 हो छठभुज बोलते हैं, तो बहुत सारी भुजाएं हो तो उसको बहुभुज बोलेंगे। एक और शब्द है जो आप याद रख सकते हो, बैबल का मतलब होता है बड़बड़ाना, बुल करते हो ना, कुछ लोग होते हैं बड़बड़ाते तो बैबल करते हैं। तो मतलब हर ग्रुप में कोई ना कोई आदमी होता है। या बैबल करने के लिए अगर मैं सबसे सही बात बोलूँ तो अगर कोई आप में से शादीशुदा हो तो ये समझ लीजिए कि अगर आप अपनी पत्नी को देख रहे हो ना, तो सुबह से लेकर शाम तक जो है करीब दिन में 10-15 बार तो ऐसा हो जाएगा कि बैबल करते हुए मिल जाएगी। अब देखो मेरा मतलब मेरी शादी हो चुकी है, तो मतलब मुझे एक्सपीरियंस है ना, तो पति को क्या करना चाहिए, ये बात की बात है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं चुप रहता हूँ, मैं कुछ बोलते ही नहीं हूँ। तो जब भी वो बैबल करती है, जब भी कुछ बड़बड़ाती रहती है, तो अपन चुप रहते हैं एकदम। एक हस्बैंड के लिए सबसे अच्छा यही है, ठीक है ना, गिब्रिश रिजम्बलिंग द साउंड ऑफ ए बेबी। अब ये गिब्रिश करना मतलब ये एक और शब्द याद रख लो, मतलब ऐसा है कि आपको इसके लिए बताना है, लेकिन ये जो शब्द पढ़ने जा रहे हो उसमें भी एक शब्द लिखा हुआ है गिब्रिश, रिजम्बलिंग द साउंड ऑफ ए बेबी। बच्चे भी बड़बड़ाते हैं ना, बुल करते रहते हैं, तो वो भी है। तो बैबल करने का मतलब बड़बड़ाना याद रखना है। तो किस तरीके का साउंड है? गिब्रिश साउंड है, जो कि बच्चों की तरह लगता है, तो उसको बड़बड़ाना बोलते हैं, बैबल करना है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? जब भी आपको गिब्रिश बोला जाए या बैबल करना बोल जाए तो इसको हिंदी में याद रखो, बड़बड़ाना। अब बच्चे बड़बड़ा रहे हैं, बड़े बड़बड़ा रहे हैं, पत्नी बड़बड़ा रही है, तो बड़बड़ाहट की आवाज, भुनभुनाने की आवाज, बड़बड़ाना, भुनभुनाना, ठीक है ना। अगला शब्द है मछलियों के झुंड को क्या कहते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। मतलब कई बार देखा होगा कि जब आप पानी देखते हो या टैंक देखते हो, उसमें बहुत छोटी छोटी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां होती है, एक साथ तैरती है, एक फ्लो में तैरती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको शोल बोलते हैं। मछलियों का झुंड जिसको बोलते हैं, शोल आया है। एक और शब्द आता है ग्रीन हाउस, और इसके लिए स्टेटमेंट आता है रूम ऑफ बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट। एक ऐसी जगह, एक रूम हो या बिल्डिंग हो जहाँ पे हम प्लांट्स को क्या करते हैं, प्लांट्स को, लीफ को जो है अपन जो है प्रिजर्व करते हैं, जहाँ पे उसको सुरक्षित रखते हैं, उसको पौधाघर बोलते हैं, ग्रीन हाउस बोलते हैं अंग्रेजी में। अब ग्रीन हाउस जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो अपने को ये समझ में आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक सवाल आता है आपके पास, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है? तो CFC की वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। ये केमिस्ट्री का शब्द है। मेरे 15 में जब मैं पेपर दे रहा था, 16 में पेपर दे रहा था, दोनों बार आया था। और भाई साहब एक बार में याद हो गया। वैसे भी बीटेक वाले बंदे हैं तो अपन को ये सब चीज़ें थोड़ी आती रहती है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। मैं तो बायो केमिकल इंजीनियर था, तो मेरी बायो भी थोड़ी 4 साल तक पढ़ी अपन ने बीटेक में। लेकिन यार पढ़ने में बहुत मुश्किल होता था। मैं आगे बढ़ने से पहले एक फिर से किस्सा सुनाना चाहूँगा। मेरे को तो याद है कि मेरा मतलब जब भी मेरे मैथ साइड का, फिजिक्स साइड का, केमिस्ट्री साइड का कोई पेपर होता था, ठीक है ना, तो वो यार एक रात को भी पढ़ के अपना काम हो जाता था। लेकिन जब मेरे बायो साइड का पेपर होता था, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट थे, तो वो जब अपना पेपर होता था ना, तो भाई मैं पूरे साल भर पढ़ता था, फिर भी आखिरी रात को डर लगा रहता था कि पेपर में पास होऊंगा कि नहीं पास होऊंगा। मतलब अगर आप अच्छे बच्चे हो जिसको समझना अच्छे आता है तो उसके लिए रटना बहुत मुश्किल होता था। पुराने समय में तो अपने को ये समझ में था कि इतिहास भूगोल छोड़ दो यार, लाइन बाय लाइन पढ़ा करते थे अपने तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के समय में। अंग्रेजी वैसे ही रटते थे, अंग्रेजी से बहुत डर लगता था, इतिहास से बहुत डर लगता था, जो है आपको भी लगता होगा, सोशल साइंस से बहुत डर लगता था, और सामाजिक विज्ञान से बहुत डर लगता था कि इसको कैसे रटना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ में नहीं आता था अपने को। लेकिन अब जब बड़े हुए तब अपने को पता चला यार कि हर चीज़ ऐसी है जिसको अगर पढ़ाने वाला मास्टर अगर अच्छे से पढ़ाए, जैसे अपन प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं, गाँव के स्कूल से पढ़े हुए हैं, गाँव में कहाँ इंटर कॉलेज में कोई पढ़ाता, अपन गए वापस भाग गए, फिर बल्ला उठा के क्रिकेट खेल रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं यार, अपन सब में वैसे ही कॉमन है। तो उस टाइम पे जो इतिहास पढ़ाने वाला टीचर है, कभी उसने इतिहास को इस तरीके से नहीं पढ़ाया कि बेटा आपको हिस्ट्री जानने की जरूरत है, आप आए कहाँ से हो,
इसके विषय में अगर वो थोड़ा सा जो अपनी स्पीच है थोड़ा एंटरटेनिंग रखे तो आदमी समझेगा। हड़प्पा सभ्यता तक जाएगा, उसके बाद भी जाएगा, खुदाई तक जाएगा, क्या क्या मिला वो भी जाएगा। लेकिन आइडली होता क्या कि जब हमें पढ़ाया जाता है 11-12 में या 6-7-8 में, तो हमें रटवाया जाता है चीज़ों को, वो समझाया नहीं जाता है कि ये कभी काम आएगा हमारे और उसको हम समझ सकें। और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में और मैथ्स पढ़ने में अपने को बहुत मजा आता है कि भाई एक फॉर्मूला बता दिया, उसके आगे दिमाग लगाना है तो दिमाग खूब लग जाता है, रटा नहीं जाता है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनको रटा नहीं जाता है, उनके लिए एक तरीका मैंने बताया कि सिर्फ रीडिंग करो, उसे समझने की कोशिश करो, छोड़ दो, रीडिंग करो, समझने की करो, छोड़ दो, रीडिंग करो, समझने की कोशिश करो और छोड़ दो। 5-6 दिन लगातार करोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये मैंने अपने टीचर से सीखा था, वही सिखा रहा हूं। एक और शब्द आता है द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ वैल्यूज एंड वैल्यू जजमेंट्स, इसको बोलते हैं एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को खुद ही समझ में नहीं आएगा मूल्य मीमांसा का क्या मतलब है, ऑक्सियोलॉजी का क्या मतलब है। लेकिन अगर इसको मैं इंग्लिश में समझूं तो मेरे को लगता है कि ये समझना हमारे लिए इंग्लिश में ज़्यादा आसान है कि हम बात कर रहे हैं कि हम ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें हम नेचर के वैल्यूज को समझ रहे हैं, उन वैल्यूज के जजमेंट को समझ रहे हैं। तो ये वाला जो सेक्शन आता है पढ़ाई करने का, साइंस का जो पार्ट आता है, उसको ऑक्सियोलॉजी बोलते हैं। जब हम ऑक्सियोलॉजी की बात करेंगे तो नेचर के वैल्यूज की और उसके जजमेंट का अध्ययन करते हैं। तो ये ऑक्सियोलॉजी शब्द किससे रिलेटेड है? ये शब्द है नेचर के वैल्यूज से और उसके जजमेंट से रिलेटेड है, कि जो हम वैल्यूज पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्या जजमेंट है। इस तरीके की जो अध्ययन करते हैं वो जिस साइंस के ब्रांच के अंतर्गत आती है उसको ऑक्सियोलॉजी बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाई विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड, मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड जिसके द्वारा जो है अपन किसी चीज को जज करते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या बोलते हैं? क्राइटेरिया बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड हो या क्राइटेरिया हो या प्रिंसिपल हो, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं। क्राइटेरिया का मतलब मापदंड होता है। और जैसे ये शब्द आए तो आपको एक और बात याद आ जाना चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कीवर्ड्स पहचाने आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा हूं तो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि भाई एक इससे एरर आता है इस सबसे रिलेटेड, वन वर्ड में पूछे चाहे ना पूछे, ये सब तो पूछा जाता है कि ये होता है आपका सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। ये जरूर आपको याद होना चाहिए। और एग्जाम में क्राइटेरियंस का क्राइटेरियंस लगा के दिया जाता है, इसका प्लूरल बनाया जाता है। तो आपका दिमाग इतना तेज और इतना शार्प होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि वो कीवर्ड्स आपको देखते हुए आना चाहिए। कहीं भी दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए यार ये। अब हमें इसलिए दिख रहा है ना, मतलब जब हम 15-16 में तैयारी कर रहे थे तो शायद 16 में नहीं दिखता, लेकिन इतनी बार पढ़ा चुके हैं, इतनी बार इन शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, इतनी बार आंख के सामने से गुजर चुका है कि जैसे ही देखते हैं तो अपने को समझ में आ जाता है कि अपने को ये भी यहाँ पे भी बता देना चाहिए। वैसे यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है, वन वर्ड पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी चीज आई तो बतानी चाहिए। फिर उसके बाद एक और शब्द आता है इवेंट ग्रेड। ये 17-18 में पूछा गया था इवेंट ग्रेड। और इवेंट ग्रेड 17-18 में क्या, इसके पहले भी पूछा गया था, मतलब 2010-2011 में भी इवेंट ग्रेड पूछा गया था। इसका मतलब यह है कि ये हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो अपने क्षेत्र में सबसे पहले काम करता है और जो अग्रणी होता है। आप अवेंट ग्रेड हो तो मतलब आप अग्रणी हो किसी काम को करने में। इसके लिए जरा इंग्लिश का स्टेटमेंट देखो, आर्टिस्ट या राइटर्स हुज आइडियाज आर अहेड ऑफ देयर टाइम, मतलब एक ऐसा आर्टिस्ट या एक ऐसा राइटर, उसको हम अवेंट ग्रेड बोलते हैं, जो अपने टाइम से पहले वो सब सोच लेता है कि कल को ये होगा, उस हिसाब से सोच के वो काम करता है। तो अपने क्षेत्र में अग्रणी रहने वाले आर्टिस्ट को या राइटर्स को, जो अपने टाइम से कहीं ज्यादा आगे होते हैं, कहीं ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अवेंट ग्रेड बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है पैलिंड्रोम। एक शब्द होता है, ठीक है ना, पैलिंड्रोम शब्द होता है, विलोम पद इसको हिंदी में बोलते हैं। पर मैं पैलिंड्रोम शब्द अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं, मैं एक शब्द लिख रहा हूं मैडम, आप इसको इधर से पढ़ो मैडम, इधर से पढ़ोगे तो भी क्या पढ़ोगे? मैडम। अगर इधर से पढ़ोगे तो मैडम पढ़ोगे, इधर से पढ़ोगे तो भी मैडम पढ़ोगे। तो अगर कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ है, अगर वो लेफ्ट से पढ़े या हम राइट से पढ़े, लेफ्ट से पढ़े या राइट से पढ़े, अगर वो सेम ही हो और सेम ही नजर आए तो ऐसे शब्द को पैलिंड्रोम बोलते हैं। अब जैसे इससे रिलेटेड कुछ और शब्द है, जैसे रोटर, ROTOR, आप इधर से पढ़ोगे तो ROTOR आएगा। रिफर तो REFER, तो ये सारे के सारे शब्द क्या है? पैलिंड्रोम है। तो ऐसे शब्द जो लेफ्ट से पढ़ने से या राइट से पढ़ने में सेम महसूस होते हैं, ठीक है ना। ए वर्ड दैट रीड्स द सेम एज बैकवर्ड और फॉरवर्ड इज नोन एज पैलिंड्रोम। अगला शब्द है फ्यूजिलेट। अगला शब्द है फ्यूजिलेट, जो आपके एग्जाम में आया है, ठीक है ना। फ्यूजिलेट की अगर बात करें कि फ्यूजिलेट होता क्या है,
कई बार आपने देखा है कि एक साथ मतलब जब लड़ाई वड़ाई होती है तो कई बार क्या होता है कि जैसे कई सारे सैनिक हैं, उन्होंने ग्रेनेड लगा दिया, तोप लगा दिया और उन्होंने ऐसा लाइन रखा और एक साथ धक 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 चालू कर दिया। तो एक साथ अगर आप फायर कर रहे हो, चाहे ग्रेनेड का, चाहे तोप का, चाहे मिसाइल्स का, किसी का, तो उस पूरे एक साथ फायरिंग को क्या बोलते हैं? फ्यूजिलेट करना बोलते हैं। तो बारूद की बौछार करना बोलते हैं एक साथ। आप ग्रेनेड से कर दो, आप तोप से कर दो, मिसाइल दाग दो, लेकिन अगर एक साथ आप बौछार कर रहे हो तो उसे फ्यूजिलेट करना बोलते हैं। समझ में याद रहेगा फ्यूजिलेट करने का क्या मतलब है? एक साथ बौछार करना, बारूद का, तोप का, मिसाइल्स का। अगले सब की बात करते हैं। ए पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, एक ऐसा आदमी जो किसी के सपोर्ट में, किसी के फेवर में बोलता है, उसको बोलते हैं एडवोकेट। और ये एडवोकेट ऐसा शब्द है। अधिवक्ता जिसको बोलते हैं, अधिवक्ता जो होता है वो किसी ना किसी के फेवर में ही तो बोलता है कोर्ट में जाके। तो एडवोकेट का मतलब अधिवक्ता, किसी के फेवर में बोलने वाला, ठीक है ना, समर्थक। और शाकाहारी आदमी को वेजिटेरियन बोलते हैं। ये पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब एग्जाम में आया है तो ये मतलब ऐसा हलवा वाला नंबर है कि सबको वो नंबर बांटना चाहता है। ये वाला क्वेश्चन अगर कोई गलत कर जाए वो तो फिर बड़ा गंदा सा बात है। अच्छा, कुछ मैंने रेड मार्क किया है कि जिनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए बुक ऑफ राइटिंग, मतलब कोई बुक लिखी हुई है, कोई राइटिंग्स लिखी हुई है, उसका थोड़ा सा अगर पार्ट निकाल दे, थोड़ा सा अंश निकाल दो, तो अंग्रेजी में उसके लिए क्या एक्सर्प्ट जो है शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक्सर्प्ट, ठीक है ना, एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट ये शब्द इस्तेमाल करते हैं और जिसका मतलब होता है अंश। जब भी ये शब्द आए एक्सर्प्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी बुक से एक छोटा हिस्सा या छोटा अंश निकाल लो, किसी राइटिंग से, किसी लिटरेरी आर्ट से, ठीक है ना। और एक और शब्द बहुत पूछा जाता है, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब होता है अभियोक्ता। प्लेंटिफ का मतलब होता है अभियोक्ता। तो कई बार हमें प्लेंटिफ भी नहीं पता होता, कई बार हमें अभियोक्ता भी नहीं पता होता है। तो अगर मैं बोलूं तो मैं उन कैंडिडेट्स में से आता हूं, या उस स्टूडेंट की कैटेगरी में आता हूं जिसको ना हिंदी शब्द ये पता था, ना अंग्रेजी शब्द पता था। आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं, मतलब 10% हो सकते हैं ऐसे हो। मैं ये बताता हूँ कि मुझे प्लेंटिफ और अभियोक्ता जैसे शब्द नहीं पता था, ना हिंदी में ना इंग्लिश में, तो हमें कितना प्रॉब्लम हुआ होगा। क्यों मैं बताता हूँ कि मैंने 17,000 शब्द याद किए, मतलब 17,000 शब्द याद करने, मैं आपको 9,000 शब्द पढ़ा रहा हूँ, मैंने 17,000 शब्द याद किए थे। 17,000 शब्द इसलिए याद किए थे क्योंकि मैं कॉमन वर्ब भी नहीं जानता था। और फिर आप कहोगे कि सर आप तो बोलते हो बहुत ब्रिलियंट थे, एचबीटी कानपुर से पढ़े हो, इतने ब्रिलियंट बच्चे हो के। देखो, जो हमारे उसकी टर्मोलॉजी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, उसकी टर्म्स पता थे, ठीक है ना। हमारी इंजीनियरिंग में जो आता था वो पता थे, पर जो आपके हिस्ट्री के टर्म्स है, जो आपकी जियोग्राफी के टर्म्स है, जो पॉलिटी के टर्म्स है, वो कहाँ से पता चल जाएंगे। साइंस के टर्म्स पता थे, बीटेक वाले, इंजीनियरिंग वाले साइड के जो है टर्म्स पता थे, लेकिन इधर के टर्म्स नहीं पता होते ना। जो आम बोलचाल की भाषा में जो अंग्रेजी इस्तेमाल होती है वो नहीं पता थे ना, और नहीं पता थे। मतलब उस टाइम पे अगर मैं बोलूं कि मैं पहला अपना वीडियो बना रहा था, मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहा था अंग्रेजी में, माय नेम इज उज्ज्वल, मतलब ये नहीं बोल पा रहा था मैं। उस टाइम पे अपन ये डिसाइड कर रहे थे कि अपन मतलब एचबीटी कानपुर से पढ़ रहे हैं और अपना पहला वीडियो क्रिएट करें तो इट शुड बी इन इंग्लिश। और उस टाइम पे अगर अपने को ये बोलना था ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एंड मंडेज और बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एम टू डेज, तो सुबह से लेकर शाम तक उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। मतलब इवन तो सिलेक्शन के बाद की बात बता रहा हूँ कि जब पहली बार वीडियो क्रिएट करना चालू किया था तब भी हालात था। अब कई साल हो गए आप सब लोगों के साथ, कई साल हो गए जो है माई पाठशाला में काम करते करते, कई साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बहुत मेहनत करनी पड़ी इंग्लिश में, किताबें लिखी अपन ने 3-3 जो है, तो बहुत आरंडी की है, उसके बाद जाके कहीं सुधरे हैं अपन। और मैं मानता हूँ कि अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। मतलब मैं देखता हूँ कि जो हमारे यूट्यूब पे है बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत लाजवाब टीचर्स हैं। अपने को ये समझ में आता है कि अपना जैसा जो बच्चा है उस बच्चे को कैसे अपन पढ़ाएं। दूसरे टीचर की क्लास देखते हैं तो अपने को लगता है यार टीचर क्या लाजवाब पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब कंटेंट पढ़ने के बाद एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो बड़ा बुरा फील होता है। फिर अपने को लगता है यार कि अपने जैसा बच्चा तो यार उसको ऐसे पढ़ाएंगे तब तो सेलेक्ट होगा, अपने जैसा बच्चा ऐसा पढ़ के तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपने को ही समझ में नहीं आता था तो उसको क्या समझ में आएगा। तो वो वाला सेक्शन ढूंढना पड़ता है। अब जैसे मान लो यूट्यूब पे आ गए और डायग्राम लेके आ गए अपन ने, और डायग्राम लगा के जो है 30-40 जो है शब्द पढ़ाने में अपन ने 2 घंटे गुजार दिए। अब 2 घंटे तो गुजर गए, टीचर तो मजे में है, उसको तो 2000 लोग लाइव देख रहे हैं, 3000 लोग लाइव देख रहे हैं, और बच्चे को क्या पता, बच्चा तो टीचर पे भरोसा कर रहा है ना कि टीचर जो पढ़ा रहा है यही तो एग्जाम में आएगा। वो तो उसके जब 3 साल बर्बाद हो जाते तब पता चलता है कि जितना अच्छे टीचर की वैल्यू है उतना ही रेलिवेंट कंटेंट की वैल्यू है, और रेलिवेंट कंटेंट की वैल्यू इवन तो टीचर के टीचिंग से ज्यादा बेहतर है।
मतलब वो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जब तक रेलिवेंट कंटेंट नहीं मिलेगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। अब ये 9000 शब्द आपको याद करने, मेरे से पढ़ के कर लो, खुद से पढ़ के कर लो, किसी और मास्टर से पढ़ के कर लो, अब 1 साल में कर लो, 1.5 साल में कर लो, 2 साल में कर लो, 4 साल में कर लो, इन्हीं शब्दों में से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। अब जैसे 1999 से लेकर अगर आज तक सारे शब्दों का भंडार अगर मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में, तो इससे बाहर तो नहीं आना ना। और इससे बाहर अगर कुछ आएगा तो किसी से नहीं होगा यार, आपसे नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। ये मत मानो कि आपसे नहीं हुआ किसी से हो जाएगा। चलो अच्छा, बात कर रहे थे प्लेन टिप में। तो पर्सन हु फाइल सूट, जो सूट फाइल करता है, जो अभियोजन लगाता है, जो किसी के ऊपर चार्ज लगाता है, उसको अभियोक्ता बोलते हैं। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में प्लेंटिफ बोलते हैं। और एक और शब्द आता है गोल्ड डिवावरिंग। डिवावर मतलब कंज्यूम करना, डिवावर मतलब कंज्यूम करना। सोने को खाने वाला, सोने को कंज्यूम करने वाले को गोल्ड डिवावरिंग बोलते हैं, ठीक है ना, सोने को ग्रहण करने वाला। तो स्वर्ण भक्षक जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। और इसके लिए जो है आवरी ओरस, ओरस मतलब खाने के लिए आता है जो है, और कार्निवोरस होता है, हर्बीवोरस होता है। आवरीवोरस का मतलब, आवरी जो शब्द है वो स्वर्ण के लिए इस्तेमाल होता है, गोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है आवरी शब्द, ठीक है ना। ये गोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है, और गोल्ड के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वोरस शब्द इसके साथ जोड़ दोगे, जो है सफिक्स जोड़ दोगे, तो स्वर्ण भक्षक हो जाएगा। लेकिन जो आया था वो ऐसा आया था गोल्ड डिवावरिंग। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको डिवावरिंग का मतलब ही नहीं पता होगा, तो कभी भी वो ये ऑप्शन टिक नहीं कर पाएंगे। मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग चैलेंज आते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए ये भी पता होना चाहिए और डिवावरिंग का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। गोल्ड को कंज्यूम करने वाला, गोल्ड को डिवावर करने वाला जो है वो क्या होता है? स्वर्ण भक्षक होता है, आवरीवोरस होता है। अगला है इपिक। इपिक का मतलब होता है महाकाव्य, ठीक है ना। लॉन्ग पोयम बेस्ड ऑन ए नोबल थीम। तो उसको लॉन्ग पोएम है और वो बहुत लंबी पोयम है, और वो अगर एक नोबल थीम पे है तो उसको क्या बोलते हैं? इपिक बोलते हैं या महाकाव्य बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगले की, ठीक है ना। एवलांच एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है हिमस्खलन। अगर हिंदी में हमें हिमस्खलन बोले तो हिम का मतलब हमें पता होता है बर्फ, क्योंकि पर्यायवाची बहुत रटी होती है। स्खलन का मतलब होता है गिरना, हमें जानकारी होती है। तो बर्फ के गिरने को हिमस्खलन बोलते हैं। ये भी अनेकार्थी वाले शब्द में पढ़ के आते हैं, लेकिन यही बात अंग्रेजी में भी पढ़नी है कि ए मास ऑफ स्नो, स्नो का बहुत बड़ा टुकड़ा, आइस एंड रॉक, ठीक है ना, दैट फॉल्स डाउन द साइड ऑफ माउंटेन। एक माउंटेन में आपके बर्फ जमा हुआ है और पत्थर के टुकड़े डले हुए हैं, वो सब अगर वो स्लाइड होने लगे, जैसे लैंड स्लाइड होती है, पहाड़ का गिरना वो लैंड स्लाइड हो गया, पत्थर का मतलब जमीन का धस जाना वो होता है। इसी तरीके से अगर बर्फ के टीले अगर धस जाएं, बहने लगे, देखा होगा कई सारी मूवीज में, देखा होगा पुराने पुराने कई सारी मूवीज होगी, उसमें भी होगा। एक पुराना शशि कपूर का एक मूवी देखा था, तो उसमें भी वो जब पहाड़ों पे जाते हैं तो बर्फ पूरा उधर से बह के आने लगता है। तो जो वो बर्फ का बहाव होता है बहुत तेजी से, तो उसको क्या बोलते हैं? एवलांच बोलते हैं, हिमस्खलन बोलते हैं। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है मतलब आप शत्रुता में हो, आप एनिमोसिटी में हो, ठीक है ना। तो एनिमोसिटी का मतलब द्वेष होता है। अगला शब्द है, एक रिवेंज शब्द है और दूसरा होता है रिवेल। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, और रिवेल का मतलब होता है आनंद लेना। तो कई बार क्या होता है कि ये जो रिवेंज हम जानते हैं, रिवेंज बहुत आम शब्द है जो हम आम बोलचाल की भाषा में बहुत इस्तेमाल करते हैं रिवेंज। लेकिन वहीं अगर रिवेल आ जाए तो आपका ध्यान उस साइड पे चला जाता है। रिवेंज एक निगेटिव वर्ड है, जबकि रिवेल वहीं पे पॉजिटिव शब्द है। तो अगर हम बात करें रिवेल, रिवेल का मतलब होता है आनंद लेना, और रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। तो ध्यान रखिएगा, टेक ग्रेट प्लेजर। अगर आप बहुत ज्यादा जो है खुश हो रहे हो, जो है आनंद ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं रिवेल करना। बहुत ज्यादा अगर आनंद ले रहे हो तो रिवेल करना बोलते हैं। और पॉलीगामी का मतलब क्या होता है? तो वो गामी जो है वो मैरिज के लिए इस्तेमाल होता है, और पॉलीगामी बहुत सारी मैरिज के लिए हो गया। तो द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वाइफ, बहुत सारी वाइफ्स रखना क्या बोला जाता है? पॉलीगामी बोला जाता है। चलो आगे चलते हैं। ये रहा आज के दिन का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो हमने तकरीबन 20 वन वर्ड पढ़े हैं, और मतलब 2-1 को छोड़ के बाकी सब आसानी से याद भी हो सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें स्टील द शो, शो को चुराने का मतलब क्या होता है? दर्शकों का दिल जीत लेना। मतलब आप कोई शो कर रहे हो और स्टील द शो करते हो, इसका मतलब जितने भी दर्शक है वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत उम्दा परफॉर्म किया आपने, ये इसलिए फ्रेज इस्तेमाल होता है। विन एवरीवन्स प्रेज। अरिजीत स्टोल द शो विथ ए मार्वलस परफॉर्मेंस। अरिजीत ने जो है शो को स्टील कर लिया, जीत लिया अपने मार्वलस परफॉर्मेंस से। तो ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, आसान से याद भी हो जाता है। अब इसमें से जितने भी है मैं आपको बता भी देता हूँ कौन सा याद हो जाएगा तुरंत और कौन सा टफ पड़ेगा। जैसे डॉक्टर द अकाउंट्स, अकाउंट को डॉक्टर करना। डॉक्टर का काम क्या करते हैं? डॉक्टर का काम परिवर्तन करना होता है। मतलब आपका अगर तबीयत खराब हो गया है तो तबीयत करेक्ट करते हैं, चीज़ों में बदलाव करते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो अगर आप अकाउंट्स को मेडिसिन दे रहे हो, इसका मतलब अकाउंट्स खराब कर रहे हो, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। डॉक्टर मरीज को सही करता है, पर अगर अकाउंट्स में डॉक्टरी हो जाए
इसका मतलब है कि आपने अकाउंट और अकाउंट बुक्स चेंज कर दिया है, मतलब आपने मैनिपुलेशन कर दिया है गड़बड़ करने के लिए। द मैनेजर डॉक्टर द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, मैनेजर ने जो है कंपनी का जो अकाउंट्स है वो डॉक्टर कर दिया, मतलब उसे मैनिपुलेट कर दिया, मतलब उसे खराब कर दिया है अपने भले के लिए। तो ये बहुत आसानी से याद हो जाता है, ठीक है ना। इन ए ट्वाइस, इन ए थ्राइस जब इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है बहुत जल्द, मतलब अब बहुत जल्दी में हो। ही वॉज गॉन इन ए थ्राइस, मतलब वो बहुत जल्दी चला गया। तो गॉन इन ए थ्राइस जो है ये इस्तेमाल किया जाता है इन ए थ्राइस, मतलब बहुत जल्दी के लिए। तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा, ये भी एक बार आसानी से याद हो जाएगा। स्टील द शो भी एक बार बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और अगला है इन द रेड। जब आप रेड में हो तो मतलब आप रेड जोन में हो, मतलब आप कर्ज में हो। आप इन द रेड हो मतलब आप कर्ज में हो। तो लूजिंग मनी, स्पेंडिंग मोर मनी देन यू अर्न, मतलब जितना आप कमाते उससे ज्यादा जो है वो कर, मतलब कर्ज में हो। अगर कमाई से ज्यादा खर्च करो तो कर्ज ही तो होगा ना। तो द कंपनी हैज बीन इन द रेड फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स, पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी रेड में है, मतलब कंपनी कर्ज में है, निगेटिव साइड चल रही है, वो पॉजिटिव साइड नहीं चल रही है, ठीक है ना। एक और आता है इन लियो ऑफ, ठीक है ना। इन लियो ऑफ आता है, ये शायद दिख रहा है कि नहीं, हट जाओ जरा। इन लियो ऑफ आता है, और मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ लास्ट में, अभी 1-2 ऊपर है जिसको मैं दोबारा आएंगे अपन। इन लियो ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, इन लियो ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। इसको आप डबल स्टार कर लो, क्योंकि ये याद करने में मुझे बहुत लंबा समय लगा था खुद में, तो मैं मानता हूँ कि आपको भी लंबा समय लग सकता है, जरूरी नहीं है कि लंबा समय लगे। इन लियो ऑफ का मतलब इन प्लेस पे, किसी के दूसरे स्थान पर, ठीक है ना। दे टुक कैश इन लियो ऑफ द प्राइज दे हैड वॉन, वो उन्होंने प्राइज जीता, तो उन्होंने प्राइज में जो ट्रॉफी मिलती है, ट्रॉफी की जगह वो पैसे लेके गए। तो इन लियो ऑफ का मतलब होता है किसी के प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ। तो ये याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इतना नहीं। फिर बात करते हैं हम, एक और शब्द है मिजर अप। मिजर अप का मतलब होता है बराबर करना। ये याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, सिंगल स्टार लगाता हूँ। मिजर अप का मतलब होता है बराबर होना, रीच द लेवल। जैसे मिजर समय समझ में आता है कि हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं, पर मिजर के बाद अगर हमने इसके साथ अप लगा दिया तो इसका मतलब हम किसी के लेवल तक रीच कर रहे हैं। सी कुड नेवर मिजर अप टू हर मदर्स एक्सपेक्टेशन, वो कभी अपनी माँ के एक्सपेक्टेशन को मिजर नहीं कर पाएगी, मतलब बराबर नहीं कर पाएगी। याद करने का तरीका, फिर आपको इसको स्टेटमेंट से याद करना पड़ेगा कि वो या मैं कभी अपनी माँ के एक्सपेक्टेशन के, अब वो कभी याद नहीं रह जाएगी, लेकिन हम खुद वो कर सकते हैं कि हम कभी अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशन को मेजर अप नहीं कर पाएंगे, मतलब उसके लेवल को मैच नहीं कर पाएंगे। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये बच्चा करेगा, हम नहीं मैच कर पाएंगे। तो अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे कि हम कभी भी अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशन को मेजर अप नहीं कर पाएंगे, तो मेजर अप याद हो जाएगा। और आई होप मेजर अप याद रह जाएगा कि हम अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशन को मेजर अप नहीं कर पा रहे, मतलब मीट अप नहीं कर पा रहे। तो आई होप ये याद हो गया होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सब था, पर कोई बात नहीं, याद हो गया। अब इसके बाद अगर बात करें बीट अबाउट द बुश, ये बहुत कॉमन है, ठीक है ना। बीट अबाउट द बुश का मतलब डींगे मारना, कहते हैं ना, डींगे मारना। बीट अबाउट द बुश है मतलब डींगे मारना, ठीक है ना। घुमा फिरा कर बात करना, राउंड अबाउट मैनर में बात करना। राउंड अबाउट भी बहुत आता है, राउंड अबाउट मैनर में बात करना ये भी आता है, स्पीकिंग इन राउंड अबाउट मैनर, ठीक है ना। तो घुमा फिरा के बात करना। इफ यू वांट टू आस्क मी जस्ट आस्क, डोंट बीट अराउंड द बुश। अगर तुम मेरे से पूछना चाहते हो तो सीधे पूछो यार, बीट अराउंड द बुश मत करो, मतलब घुमा फिरा के मत पूछो, आड़े टेढ़े तरीके से मत पूछो, सीधे पॉइंट पे आओ, ठीक है ना। फिर नेक एंड क्रॉप आता है। नेक एंड क्रॉप का मतलब होता है पूरी तरह से, ये याद भी हो जाएगा, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। नेक एंड क्रॉप इसका मतलब है कंप्लीटली, ही फेल नेक एंड क्रॉप ऑफ द हॉर्स, वो पूरी तरीके से हॉर्स से गिर गया। अगला है पुलअप। जब आप पुलअप करते हो मतलब किसी की टांग खींचते हो, टांग पुल करना, इसको याद है, किसी का टांग पुल करना। वैसे तो सही शब्द पैर है, लेकिन अपन भोजपुरी लोग हैं तो अपन टांग बोलते हैं, किसी की टांग खींचना। तो पुलअप करने का मतलब है किसी को डांटना, किसी की टांग खींचना। और इसके लिए एक और शब्द है जो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आता है, रेप्रीमेंड करना। रेप्रीमेंड का मतलब भी डांटना होता है, तो डांटना। तो डांटने के लिए या तो आप रेप्रीमेंड शब्द का इस्तेमाल कर लो या तो पुलअप शब्द का इस्तेमाल कर लो, अगर आप फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल कर रहे हो तो। सी नेवर फेल्ड टू पुल अस अप एंड टेल अस टू स्टॉप, वो कभी भी मतलब मिस नहीं करती, फेल नहीं होती अपने को डांटने से, ठीक है ना, और डांटते हुए फिर रोकने से, ठीक है ना। तो पुलअप का मतलब क्या है? पुलअप का मतलब डांटना होता है, पुलअप का मतलब डांटना होता है। अब देखो 2 तरीका इसको रटने का, पुलअप का मतलब डांटना, पुलअप का मतलब डांटना, पुलअप का मतलब डांटना। इसको ऐसे भी याद रखो, मेरी माँ हमेशा पुलअप करती रहती है, मतलब मेरी माँ हमेशा डांटती रहती है। अब याद हो जाएगा, मेरी माँ हमेशा पुलअप करती रहती है, रिप्रीमेंट करती रहती है, मुझे हमेशा डांटती रहती है। याद हो जाएगा, रिप्रीमेंट भी याद हो जाएगा, पुलअप भी याद हो जाएगा, माँ भी याद रह जाएगी। समझ में आया? इसको इस तरीके से याद करने में बहुत मजा आती है। चलो अगले सेक्शन में चलते हैं। अगला सेक्शन हमारा वर्ड सीरीज का है, और जब हम वर्ड सीरीज की बात करते हैं तो वर्ड सीरीज याद करने का तरीका जो पिछली बार बताया था वही वर्ड सीरीज का तरीका अपन इस बार भी इस्तेमाल करेंगे। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, क्रूरता। एट्रोसियस राजा होता है, ठीक है ना।
और उसकी जो हरकतें होती है वो एट्रोसिटी वाली हरकतें होती है, क्रूर हरकतें होती है। तो एट्रोसिटी का मतलब है क्रूरता। अब इस क्रूरता से रिलेटेड कई सारे शब्द हैं, जैसे बारबरियन एक टीवी सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, तो बारबेरिटी एक शब्द होती है जिसका मतलब भी सीधा सीधा डायरेक्ट क्रूरता होता है, बारबेरिटी भी क्रूरता होता है। हीनियस क्राइम बोलते हैं जघन्य अपराध, हीनियस क्राइम एक शब्द होता है जिसका मतलब है, हीनियस क्राइम जब होता है तो हम इसको बोलते हैं जघन्य अपराध, जघन्य अपराध, अपराध। और हीनियस जब बोलते हैं तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं जघन्यता, मतलब इसको क्रूरता भी बोल सकते हो, उसका पर्यायवाची तो हुआ ना। तो बारबेरिटी हो गई, हीनियसनेस हो गई और इनह्यूमैनिटी हो गई। ह्यूमन हो तो किसी के साथ आप बहुत प्यार से रह रहे हो, इनह्यूमन हो तो प्यार से नहीं रह रहे हो। इनह्यूमैनिटी का मतलब है किसी के साथ काइंड ऑफ रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है ना। मोरल हो, अच्छे हो। इमोरालिटी है, इमोरालिटी है मतलब आप किसी के लिए ठीक नहीं हो। इमोरल हो मतलब किसी के लिए आप ठीक नहीं हो। देखो लाइट चली गई यार, लेकिन मेरे को आई थिंक कि ये आपको दिख रहा होगा, अभी आ जाएगी, पढ़ाई कर लेते हैं, या मैं इसको रोक के एक बार दोबारा से री रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है ना। लाइट आ जाएगी तो इसको री रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एट्रोसिटी का डिस्कशन कर लें फिर इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। इनक्विटसनेस, इनक्विटसनेस शब्द याद रखिएगा, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इनक्विटसनेस को, तो लिख दूं इनक्यूटसनेस, इनक्यूटसनेस, ठीक है ना। इनक्वाइटियसनेस भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना, इनक्वाइटियसनेस, इनक्वाइटियसनेस भी पढ़ सकते हो। अब इसको अलग कर दो, इन IQUIT, इसको क्विट बोलते हैं, इन इक्विटिसनेस, मैंने इसीलिए बोला ना इन इक्विटिसनेस बोलते हैं क्योंकि एक आई और लगा हुआ है। इन क्वाइटियसनेस भी पढ़ सकते हो याद करने के लिए, इन आई क्विटसनेस, TOUS टस और फिर NES, स्पेलिंग भी याद करना बहुत जरूरी है। तो चलो इसका हम वो याद करा देते हैं, इन आई फिर क्विट, QUIT क्विट कर दिया आपने, ठीक है ना। फिर टस कर लो, TOUS कर लो और फिर नेस लगा दो, NES। तो इसकी स्पेलिंग भी याद करना बहुत जरूरत है कि आप इन क्वाइटियसनेस हो मतलब आप ठीक नहीं हो, राइटियस नहीं हो, किसी के साथ सही नहीं हो, ठीक है। वीसियस, वीसियस शब्द होता है जिसका मतलब होता है, वीसियस एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब जहर से रिलेटेड होता है। वीसियस है कोई चीज जहरीला है, तो वीसियसनेस है तो जहरीली। वाइल्डनेस हो गई, विग्डनेस हो गई, मॉन्स्टरिटी हो गई, मॉन्स्ट्रोसिटी हो गई, ठीक है ना। ये सारे के सारे शब्द क्या है, ये सब का मतलब है अच्छा बिहेवियर ना होना। इसमें सिविरिटी हो सकती है, सिविरिटी का मतलब इसमें इंटेंसिटी हो सकती है या तीव्रता हो सकती है कि कौन सा शब्द ज्यादा क्रूर है, कौन कम क्रूर है, ठीक है ना। मतलब इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे मान लो किसी को आपने 10 कन टाप मार दिया, फिर दूसरा आया किसी ने 9 कम टाप मारा, फिर किसी ने 8, फिर किसी ने 7, फिर किसी ने 4, 2, फिर किसी ने 1 मारा। तो ये सब सारे शब्द ऐसे ही हैं। जैसे बारबरिटी जो शब्द है इसका मतलब बहुत है, मतलब आप मार तो रहे हो लेकिन एक झटके में नहीं मार रहे हो, पहले हाथ काटा, टांग काटा, उंगली काटी, नाक काटा, मुंह काटा, मतलब आप 2 घंटे तक जिंदा रखे हुए फिर कर करा के मार रहे हो। तो बारबरिटी का मतलब वही होता है, मतलब ऐसी ऐसी मौत जो आदमी सोच के कांप जाए, ठीक है ना। एक टीवी सीरीज है बारबेरियन, कभी भी आपको देख रहा हो तो देखिएगा, उसमें देखिएगा कैसे लोग कैसे मारते हैं। तो बारबरिटी जो शब्द है वो उसी से लिया गया हुआ है। हीनियस क्राइम है, हीनियसनेस हो गया, तो ये इंटेंसिटी के फॉर्म में है कि भाई, लेकिन सब ऐसे शब्द है जिसका मतलब है सही बिहेवियर ना होना, सही बिहेवियर ना होना। इसके अगले शब्द की बात करूं, टीडीएस, टीडीएस का मतलब होता है टेढ़ा या उबाऊ या थकाऊ बोल सकते हो। टीडीएस का मतलब टेढ़ा, उबाऊ या थकाऊ, ठीक है ना। तो इसके लिए मोनोटोनस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, बोरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, हमड्रम का इस्तेमाल कर सकते हो, बैनल का इस्तेमाल कर सकते हो, ड्रियरी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। डल का इस्तेमाल करते हो, टायरसम का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। टू लॉन्ग, स्लो, डल, टायरसम, मोनोटोनस, ये सारे के सारे शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे बैनल और ड्रियरी शब्द जो है और हमड्रम, ये साथ में याद रख लो, ठीक है ना। टीडीएस है, उबाऊ है, उबाऊ है मतलब बोरिंग है, टीडीएस है मतलब उबाऊ है, बोरिंग है। इसका अपोजिट इंटरेस्टिंग, प्लीज एंड एंटरटेनिंग हो सकता है, ठीक है ना। अगला है पाउसिटी, पाउसिटी का मतलब गरीबी या कमी होता है, शॉर्टेज होता है। तो डर्थ हो गई आपके पास, डिफिशियंसी हो गई, मिगरनेस हो गई, इंसफिशियंसी हो गई, स्कार्सिटी हो गई, लैक हो गई, पावर्टी हो गई, रैरिटी हो गई, स्लैंडर हो गया, स्कैंट हो गया। स्कैंट का मतलब तुच्छ होता है, स्कैंट का मतलब तुच्छ होता है, स्कैंट का मतलब तुच्छ होता है। तो पाउसिटी शब्द याद रखिए, पाउसिटी का मतलब कमी या गरीबी होता है, कमी या गरीबी। गरीब हो तो कमी है तभी तो गरीब हो यार, कमी या गरीबी।
ये कई बार शब्द आ चुका है, 20-30 बार आपके एग्जाम में आ चुका है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, ठीक है ना। 20-30 बार ये आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आ चुका है। अभी लाइट स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसके आगे और रिकॉर्ड करूँगा, फिर दोनों वीडियो को ऐड करूँगा और ऐड करके आपको दे दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करें, अगला जो हमारा वर्ड है वो है पैसिफाई। अगर पैसिफाई का मतलब बोले तो अगर किसी को आप पैसिफाई कर रहे हो, इसका मतलब है उसको आप शांत कर रहे हो, प्लाकेट कर रहे हो। प्लाकेट एक शब्द इसके पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, काम डाउन पढ़ चुके हैं कि काम डाउन कर रहे हो, एलाई कर रहे हो, एमिलियोरेट कर रहे हो, एसुएज कर रहे हो, मिटिगेट कर रहे हो। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज, किसी पेन या सफरिंग को कम करके राहत पहुंचाना, ठीक है ना। किसी को मॉडिफाई कर रहे हो, क्वेल कर रहे हो, प्लाकेट कर रहे हो, जो है अपीज कर रहे हो, कंसिलिएट कर रहे हो, सूद कर रहे हो, इनग्रेटिएट कर रहे हो। इसका मतलब है, सब का मतलब है किसी को आप किसी ना किसी तरीके से शांत कर रहे हो, सांत्वना दे रहे हो, ठीक है ना। अगला है फोर्टिफाई करना। फोर्टिफाई करने का मतलब होता है किसी को मजबूत करना, ठीक है ना, तो स्ट्रेंथन करना। तो प्रोवाइड ए प्लेस विद डिफेंसिव वर्क्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक। मतलब अगर आप किसी चीज को, 45 का मतलब मजबूत करना मतलब दुर्ग बनाना। दुर्ग बनाना मतलब आप बाहरी एक आवरण बना देते हो ताकि बाहर का कोई अटैक हो तो उससे बचा जा सके। तो फोर्टिफिकेशन करने का मतलब यही होता है। तो जब आप फोर्टिफिकेशन करते हो तो मतलब स्ट्रेंथन करते हो किसी किले को, तो क्या है, तो कंसोलिडेट करना, रीइंफोर्स करना, इंट्रेंच करना, स्टील करना, ब्रेस करना, नर्व करना, बटरेस करना, इन सब का मतलब है मजबूत कर रहे हो। जब आप बटरेस करते हो ना तो आप स्टोन वगैरह से एक स्ट्रक्चर बनाते हो जिससे किसी चीज को स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब उसे मजबूत करते हो जब आप बटरेस करते हो किसी चीज को, ठीक है ना। इसके जैसे अपोजिट में वीक कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, डिसयूट कर रहे हो, जो है डिमोरलाइज कर रहे हो किसी को, ठीक है ना। तो फोर्टिफाई करने का मतलब होता है मजबूत करना, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना। नॉर्मल सा शब्द है फोर्टिफाई, आपके एग्जाम में 1-2 बार आ चुका है, ठीक है ना। डिस्पैरिटी करने का मतलब होता है असमानता। डिस्पैरिटी शब्द का मतलब है असमानता, ठीक है ना, ए ग्रेट डिफरेंस। सिनोनिम्स देखें तो डिस्पैरिटी कर रहे हो, असमानता कर रहे हो, मतलब डिस्क्रिपेंसी कर रहे हो, ये सब जानते हो, डिस्क्रिपेंसी शब्द। इनइक्वलिटी सब जानते हो, वेरिएशन जानते हो, डाइवर्जेंस सुन रखा है, डाइवर्ज होना, कन्वर्ज करना, आना, डाइवर्ज होना, ठीक है ना। कॉन्ट्रास्ट हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, डिस्पेयर्टनेस हो गई, वेरिएशन हो गया, डिसिडेंस हो गया, वेरिएबिलिटी हो गई, इनकॉन्ग्रिविटी हो गई। ये सारे के सारे शब्द, कॉन्ग्रुएंस एक शब्द पढ़ रहे हो ना, तो इनकॉन्ग्रिविटी हो गई जिसमें असमानता की बात करते हैं। अब इसके अपोजिट की बात करोगे तो हार्मनी हो गई, इक्वलिटी हो गई, लाइकनेस हो गया, पेयर, पार्सिटी, सेमनेस हो गया। तो डिस्पैरिटी शब्द याद रखिए क्योंकि बाकी शब्द भी आई थिंक कि सभी शब्द याद ही होता है, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको ना पता हो, लगभग ये सारे शब्द जो है अपने को पता होते हैं। पेस्टर का मतलब होता है तंग करना किसी को, किसी को आप पेस्टर कर रहे हो, किसी को तंग कर रहे हो। ट्रबल और एनॉय करना किसी को विथ फ्रिक्वेंट और परसिस्टेंस, रिक्वेस्ट और इंटरप्रिटेशन। तो एनॉय करना इसका जो है दूसरा सिनोनिम्स हो जाएगा। तो किसी को बॉदर कर रहे हो, हरास कर रहे हो, टीज कर रहे हो, नैक कर रहे हो, नज कर रहे हो, हैसल कर रहे हो, इर्क कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, टॉर्मेंट कर रहे हो, फ्रेट कर रहे हो, बैगर कर रहे हो, टीज कर रहे हो, नेटल कर रहे हो, वैक्स कर रहे हो। इसका मतलब किसी को आप तंग कर रहे हो। अब इसमें बहुत सारे शब्द है जो आप याद कर सकते हो, जैसे किसी को नैग करना मतलब उसको तंग करना, किसी को नैग कर रहे हो या नंज कर रहे हो तो मतलब तंग कर रहे हो। तो कुछ शब्द मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए। नैग हो गया, नज हो गया शब्द। एक शब्द है इर्क, इर्कसम हो गया मतलब इरिटेटिंग हो गया, इर्क मतलब इरिटेट करना, ठीक है ना, इर्क शब्द हो गया, ठीक है। और टॉर्मेंट शब्द याद कर लो, यहाँ पे टॉर्मेंट कर रहे हो तो आप तंग कर रहे हो किसी को, ठीक है ना। फ्रेट शब्द याद कर लो, फ्रेट। और बैगर याद कर लो, BADGR, बैगर, ठीक है ना। और टीच कर रहे हो, नेटल शब्द और वैक्स शब्द, NETTLE, नेटल एंड वैक्स। ये सारे के सारे शब्द आप पढ़ो, ठीक है ना। अगर किसी को पेस्टर कर रहे हो तो तंग कर रहे हो, किसी को नेटल कर रहे हो तो तंग कर रहे हो, किसी को वैक्स कर रहे हो तो तंग कर रहे हो, किसी को नैक कर रहे हो तो पेस्टर कर रहे हो, किसी को नैक कर रहे हो तो नज कर रहे हो, नज कर रहे हो तो तंग कर रहे हो, इर्क कर रहे हो तो तंग कर रहे हो, टॉर्मेंट कर रहे हो तो तंग कर रहे हो, फ्रेट कर रहे हो तो तंग कर रहे हो, और बागर कर रहे हो तो, ठीक है ना, ठीक है। बॉदर हो गया, बैजर हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है तंग करना, बैजर का मतलब BADGR, बैजर का मतलब तंग करना। तो ये सारे शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं, मतलब इसमें से कुछ शब्द तो मेरे लिए भी नए हैं जो यही मैं देख रहा हूँ PPT में। नेटल और वैक्स शब्द मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ जो है, ठीक है ना। तो नैग करना, नज करना, इर्क करना, जो है वैक्स करना, नेटल करना, इन सब का मतलब है तंग करना, परेशान करना किसी को किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये रहे आपके वर्ड सीरीज। आई थिंक कुछ और है क्या? हाँ, अभी और है।
ट्रिम, ट्रिम करते हैं ना, गार्डन में ट्रिम किया जाता है। ट्रिम का मतलब काटना छाटना। स्मॉल पीस ट्रिम्ड ऑफ समथिंग कटिंग। फिर से लाइट चली गई यार, फिर अंधेरा। अब तो पढ़ा ही देता हूँ, थोड़ा अंधेरे में पढ़ लो, ठीक है ना। क्लिपिंग हो गया, क्रॉपिंग हो गया, बॉबलिंग हो गया, निपिंग हो गया, पेयरिंग, स्निपिंग, शॉर्टनिंग, पर्निंग। इसमें कुछ शब्द है ट्रिमिंग से रिलेटेड, याद कर लो, जो मैं आपको याद कराना चाहूँगा। एक तो पर्न कर रहे हो किसी को, ठीक है ना। एक शब्द होता है पर्ज, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इसके पहले, ठीक है ना। पर्निंग और पर्ज में बिल्कुल अलग है। पर्जिंग अलग है, पर्निंग अलग है। तो पर्न का मतलब छांटते हो। क्लिप तो याद ही रह जाएगा, क्रॉप भी याद ही रह जाएगा। आप ज़्यादातर जब देखोगे तो इमेज क्रॉप करते हो। बॉबलिंग कर रहे हो तो भी आप काट छाट के छोटा कर रहे हो। बॉबल करना, निपिल करना, ठीक है ना। और पर्निंग करना। बॉबलिंग, निपिंग एंड पर्निंग साथ में याद कर लो। बॉबलिंग और निपिंग एंड पर्निंग। तो ट्रिमिंग करना, बॉबलिंग करना, निपिंग करना, पर्निंग, इन सब का मतलब काटना छाटना, काटना छाटना, ठीक है ना। ट्रिमिंग करना, ठीक है ना, बॉबलिंग करना, निपिंग करना और पर्निंग करना, इन सब का मतलब काटना छाटना होता है, ठीक है ना। राइवल कौन होता है? जो प्रतिद्वंदी होता है। तो राइवल्ड का मतलब प्रतिद्वंदी होना। तो बैटल्ड हो गया, कंपीटेड हो गया, कॉन्टेंटेड हो गया, रेस्ड हो गया, फॉट हो गया, ओपोनेंट हो गया, कॉन्टेंडर हो गया, चैलेंजर हो गया, कॉन्टेस्टेंट हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया, इम्यूलेटर हो गया। तो ये शब्द एक हो गया जो आपके लिए नया हो सकता है। राइवल्ड शब्द, राइवलरी का मतलब होता है किसी से शत्रुता, ठीक है ना। राइवलरी का मतलब होता है किसी से शत्रुता। तो आप राइवल्ड हो, इसका मतलब प्रतिद्वंदी हो। तो इसके लिए इम्यूलेटर शब्द एक है जो आप इसको याद रख सकते हो। बाकी लगभग शब्द आपने कहीं ना कहीं आपने सुन ही रखा होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सुन रखा हो, सभी सुन रखा होगा। सेवियर का मतलब है रक्षक। सेवियर का मतलब है क्या है? सेवियर का मतलब है रक्षक, प्रोटेक्टर जो है। तो कॉस्टोडियन हो गया, डिफेंडर हो गया, गार्ड हो गया, वार्डन हो गया, रेस्क्यूअर हो गया, लिबरेटर हो गया, परसिवरर हो गया, कीपर हो गया, सेंटिनल हो गया, सेंट्री हो गया, काउंसिल हो गया, एडवोकेट हो गया। तो अगर मैं बोलूँ तो सेंटिनल हो गया और सेंट्री हो गया, ये जो शब्द है ये दो और अपने डिक्शनरी में डाल दो। कस्टोडियन, जो कस्टडी में रखने वाला बंदा होता है उसको कस्टोडियन बोलते हैं, कि किसी कस्टडी में है और टेक केयर में है तो कस्टोडियन शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये रहे आपके, चलो अच्छी बात है, लाइट आ गई है। अब इसके बाद बात करते हैं फ्रेजल वर्ब पे, ठीक है ना। जो आज के फ्रेजल है वो सब गेट से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले जब इस तरीके का पढ़ाई करना होता है तो सबसे पहले वो वाले टिक करते हैं जो हमको आते हैं, और वो वाले टिक करते हैं जो हमको आसानी से याद हो जाते हैं। फिर लास्ट में उन पे फोकस करते हैं जो हमको याद करने में दिक्कत हो, जो हमको पहले से ना पता हो। जरा पांचों देखो। गेट बैक, गेट अलोंग, गेट डाउन, गेट ऑफ, गेट ऑन। तो गेट मतलब तो पाना होता है, गेट मतलब पाना होता है, लेकिन सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। जब आप गेट बैक होते हो तो जैसे हम बोलते हैं ना, आई विल गेट बैक सून, बोलते हैं ना आई विल गेट बैक सून, इसका मतलब मैं जल्दी आ जाऊंगा। आई विल गेट बैक सून, इसका मतलब मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो गेट बैक का मतलब क्या होता है? वापस आना, वापस आना। तो ये एक फ्रेज है जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये याद हो जाएगा। गेट बैक का मतलब होता है टू रिटर्न या लौटना। आई विल गेट बैक टू यू सून, मैं जल्दी तुम्हारे पास तक लौट आऊंगा। याद रहेगा ना, गेट बैक। और सेंटेंस से याद रखो कि आई विल गेट बैक यू सून। गेट बैक का मतलब होता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, मैं जल्दी गेट बैक होऊंगा, इसका मतलब जल्दी वापस आऊंगा। इसके बाद गेट अलॉन्ग है, ठीक है ना। जब आप किसी के साथ गेट अलॉन्ग होते हो तो इसका मतलब होता है आपका रिलेशन उसके साथ अच्छा है। तो ही एंड हिज वाइफ आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग, मैं यूं कह दूं, मैं अपनी वाइफ के साथ नॉट गेटिंग अलॉन्ग हो, मतलब मेरे बीवी के बीच में अच्छी नहीं बन रही है। आप, कुछ बच्चा ऐसा होगा नीचे बोलेगा, सही सही बात तो नहीं कह रहे हो कि आपकी आपकी बीवी के साथ अच्छी नहीं बन रही है? किसी किसी की बीवी के साथ अच्छी नहीं बनती, पर मेरी बीवी के साथ अच्छी बन रही है। मैं तो खाली हर फ्रेजल वर्ब को या हर शब्द को अपने साथ रिलेट करके याद करता रहा हूँ। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि जब भी किसी शब्द को याद हो तो अपने खुद पे रिलेट करके याद कर लो, दोस्तों के ऊपर रिलेट करके याद कर लो, जल्दी याद हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि मैं मेरी बीवी के साथ गेट अलॉन्ग नहीं हो रहा हूँ, तो मेरी उसके साथ बनने ना बनने की बात हो रही है। किसी के साथ गेट अलॉन्ग होने का मतलब होता है उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है, बुरा है, कैसा नहीं, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो गेटिंग अलॉन्ग होने का मतलब होता है अच्छा संबंध होना। आप संबंध बताने की कोशिश करते हो इस फ्रेज से कि मैं किसी के साथ गेटिंग अलॉन्ग हूँ, तो मेरा संबंध उसके साथ अच्छा चल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद समवन, मेरा किसी के साथ संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करूँ गेट डाउन, गेट डाउन का मतलब होता है किसी कार्य की तरफ ध्यान लगाना जो है। तो प्लीज़ गेट डाउन टू योर वर्क, अपने काम पे गेट डाउन हो मतलब वापस जाओ, मतलब ध्यान लगाओ। तो मैं अपने काम पे गेट डाउन नहीं करता हूँ, मतलब ध्यान नहीं लगाता हूँ। इसको कैसे याद करूँगा? मैं अपने काम पे गेट डाउन नहीं करता हूँ, मैं अपने काम पर गेट डाउन नहीं करता हूँ, गेट डाउन नहीं करता हूँ मतलब ध्यान नहीं लगाता हूँ, ध्यान नहीं लगाता हूँ।
अब ये मेरा याद करने का तरीका है और इस तरीके से आप भी अपने से रिलेट करके इन शब्दों को याद कर सकते हो, ठीक है ना। गेट ऑफ, गेट ऑफ जब होते हो तो किसी काम से आप आधिकारिक अवकाश लेते हो। काम पे ध्यान लगाने के लिए गेट डाउन का इस्तेमाल करते हो और काम से सेपरेशन की जब बात करते हो तो गेट ऑफ का इस्तेमाल करते हो। और वैसे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो ऑफ शब्द होता है OFF, ये इस्तेमाल किया जाता है सेपरेशन के लिए, अलगाव के लिए, सेपरेशन के लिए किया जाता है या अलगाव के लिए। तो जो गेट डाउन होता है मतलब काम पे बैठने की बात हो रही है, गेट ऑफ का मतलब काम से उठने की बात हो रही है, काम छोड़ने की बात हो रही है, काम हटने की बात हो रही है। लेकिन परमिशन लेके, तो यू कैन गेट ऑफ टुमारो, कल तुम छुट्टी ले सकते हो। तो गेट ऑफ का मतलब होता है अवकाश लेना, छुट्टी लेना, परमिशन लेके छुट्टी लेना, ठीक है ना। फिर गेट ऑन का मतलब अगर बात करें टू मेक प्रोग्रेस, आप गेट ऑन हो रहे हो तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो। टू बी ऑन हार्मोनियस टर्म्स, किसी के साथ आप गेट ऑन हो रहे हो तो अच्छे संबंध में हो रहे हो, गेट ऑन हो रहे हो तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, किसी टर्म में हो सकता है। तो ही गेट्स ऑन वेल विथ ऑल हिज नाइबर्स, वो गेट ऑन हो रहा है मतलब उसके संबंध अच्छे हो रहे हैं सभी के साथ, मतलब वो प्रोग्रेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ संबंध। तो जब गेट ऑन होते हो तो आप तरक्की करने की बात कर रहे हो, अलग अलग डायमेंशंस में तरक्की करने की बात हो सकती है। यहाँ पे संबंधों में तरक्की की बात हो रही है, तो आप गेट ऑन होते हो तो संबंधों में तरक्की होती है। तो कहो एक बार मैं पांचों फिर से रिवाइज करा दूं। जब आप गेट बैक होते हो तो वापस लौटते हो, गेट अलॉन्ग होते हो तो आप संबंध बताने की कोशिश करते हो, किसी के साथ आपका संबंध अच्छा है या अच्छा नहीं है। जब गेट डाउन होते हो तो काम पे ध्यान देते हो, जब गेट ऑफ होते हो तो काम से परमिशन से अवकाश लेते हो, ठीक है ना। और गेट ऑन होते हो तो आप क्या करते हो, आप तरक्की करते हो, चाहे वो संबंध हो या कोई चीज हो। जब आप तरक्की करते हो तो गेट ऑन होते हो, ठीक है ना। अब जैसे मैं बोलूँ आई एम नॉट गेटिंग ऑन दिस मैटर, तो इसका मतलब है मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है इस मैटर पे। समझ में आया? तो बहुत आसान हो, को मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ, शायद याद हो जाए, ठीक है ना। गेट बैक होना, वापस लौटना, गेट अलॉन्ग होना मतलब आपका किसी के साथ संबंध अच्छा या होना ना होने का चर्चा कर सकते हो इसके साथ। गेट डाउन तीसरा फ्रेजल वर्ब हो गया, मतलब काम पे ध्यान लगाना। गेट ऑफ काम से छुट्टी लेना परमिशन के साथ। और गेट ऑन होने का मतलब प्रोग्रेस करना या तरक्की करना। बस इतनी देर में है, 3-4 बार 5 बार पढ़ोगे दिमाग में याद हो जाता है और टीचर आपको अच्छा याद भी करा सकता है, जैसे कि मेरा मानना है मैंने याद करा दिया होगा। 4 बार वीडियो घुमा के देखोगे, मस्त मजा आएगा आपको। इसके बाद आपके पास आता है फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन बस वैसे ही है, जब आप क्लेमर अगेंस्ट करते हो तो मतलब आप कंप्लेन कर रहे होते हैं। कंप्लेन अगेंस्ट समन होता है, द रेसिडेंट्स आर क्लेमरिंग अगेंस्ट द नेग्लिजेंस ऑफ द पुलिस। जो रेसिडेंट्स है, जो रहने वाले लोग हैं, वो पुलिस के नेग्लिजेंस के अगेंस्ट जो है कंप्लेन कर रहे हैं। तो क्लेमर अपने साथ अगेंस्ट लेता है। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब मीनिंग से ज्यादा क्लेमर अपने साथ अगेंस्ट लेता है, ये याद करना पड़ेगा। कॉज अपने साथ फॉर भी लेता है, कॉज अपने साथ ऑफ भी लेता है। और ये समझना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है कि कब आप कॉज फॉर लगाओगे, कब आप कॉज ऑफ लगाओगे। सेंटेंसेस को समझाने की कोशिश करता हूँ। देयर इज़ नो कॉज फॉर एंजाइटी, ठीक है ना। एंजाइटी के लिए तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है, ठीक है ना। और द काज ऑफ कैंसर इज स्टिल अननोन, जो कॉज है कैंसर का क्या कारण है, क्यों हुआ, जो रीज़न है वो पता नहीं है, ठीक है ना। द कॉज ऑफ कैंसर इज स्टिल अननोन। तो कैंसर किसकी वजह से हुआ है, मतलब किसका आउटकम है, किसका रिजल्ट है। अगर मैं बोलूं कि मान लो कोई एक गलती हुई, उसका रिजल्ट क्या है, उसका जो रिजल्ट है वो कैंसर है। तो अगर हमें रिजल्ट बताने की बात हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं कि ये इसकी वजह से पैदा हुआ। कैंसर किस कारण से पैदा हुआ है ये यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कैंसर है जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ है वो अपने को नहीं पता है। लेकिन जो एंजाइटी की बात कर रहे हैं, देयर इज नो कॉज फॉर एंजाइटी, एंजाइटी के लिए कोई कारण नहीं है, यहाँ पे कोई रीजन नहीं है। अब हम यहाँ एंजाइटी क्यों पैदा हुआ इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं एंजाइटी का कोई रीजन नहीं है। देयर इज नो कॉज फॉर एंजाइटी मतलब यहाँ एंजाइटी का कोई रीजन नहीं, कोई कारण नहीं है, मतलब गुस्सा होने की कोई मतलब नहीं है, एंजाइटी होने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उसके मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है। तो जब हम रिजल्ट बताने की कोशिश करते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं कॉज ऑफ का, और जब हम रीजन बताने की कोशिश करते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं कॉज फॉर का। तो कॉज फॉर इस्तेमाल किया जाता है रीजन के लिए और ये इस्तेमाल किया जाता है रिजल्ट के लिए। कॉज ऑफ ये इस्तेमाल किया जाता है रिजल्ट के लिए। और इसकी मीनिंग में इतना स्लाइट डिफरेंस होता है कि इसको अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है और क्वेश्चन भी इससे बनता है। कंसर्न्ड फॉर, अब अगर कंसर्न्ड फॉर हो तो मतलब वरीड हो, ठीक है ना। कंसर्न्ड विथ हो मतलब हैविंग एनीथिंग टू डू विथ। तो अगर आप किसी के लिए कंसर्न्ड हो तो मतलब आप वरीड हो। तो आई एम ग्रेटली कंसर्न्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज मनी, मैं मतलब उसकी मेन पैसे के सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड फॉर हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। तो अगर आप कंसर्न्ड फॉर हो तो मतलब आप चिंतित हो। आप इसको ऐसे याद रखो, चिंतित हो, चिंतित होना। कंसर्न फॉर होने का मतलब चिंतित होना होता है, कंसर्न फॉर चिंतित होना। कंसर्न विथ का मतलब लेना देना होता है कि मेरा इसके साथ लेना देना है कि नहीं, आई एम नॉट कंसर्न विथ हिम और हर, मैं मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कंसर्न विथ का इस्तेमाल करते हो इसका मतलब होता है हैव एनीथिंग टू डू, कुछ लेना देना होना, कुछ लेना देना होना, कुछ लेना
देना होना, यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है। तो आई एम नॉट कंसर्न विथ हिज बिजनेस, मुझे उसके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे उसके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है। तो कंसर्न विथ होते हो तो लेने देने की बात करते हो, कंसर्न फॉर होते हो तो मतलब आप चिंतित होते हो, ठीक है ना। चलो, ये हमारा लास्ट होता है, एक होता है कार्पोरल, एक होता है कार्पोरियल। प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, स्पेलिंग में सिर्फ यहाँ पे ई मिसिंग होता है, ई लगा दे तो दोनों सब देखिए हो जाएगा। कार्पोरल का मतलब होता है फिजिकल या शारीरिक होता है। इट स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड फैकल्टी फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग कार्पोरल पनिशमेंट ऑन स्टूडेंट। मतलब कोई चीज़ बनाई, कोई रूल्स बनाया गया होगा, उसी रूल्स की चर्चा हो रही है कि ये मना करता, प्रोहिबिट करता है टीचरों को, फैकल्टीज़ को, ताकि वो स्टूडेंट को जो है फिजिकल पनिशमेंट ना दे। यहाँ पे जब हम बात करते हैं किस तरीके का कार्पोरल पनिशमेंट का मतलब फिजिकल पनिशमेंट का, बॉडीली पनिशमेंट का बात करें, शारीरिक पनिशमेंट का बात करें, तो जब कार्पोरल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो शारीरिक होता है, और कार्पोरियल जब बात करते हैं तो मूर्त रूप में, तो हैविंग बॉडी, जिसके अंदर मटेरियल हो या जिसके अंदर बॉडी हो, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। द इल्यूजन सीम्ड सो कार्पोरियल, ठीक है ना, मतलब जो इल्यूजन है वो इस तरीके का रियल लग रहा था, बॉडीली लग रहा था कि वो फिजिकली प्रेजेंट है। जब आप कार्पोरियल का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे इसको ऐसे याद कर दो रियल सबसे, कि किसी चीज को देख के ऐसा लगे कि वो रियली है, एक बॉडी है या मैटर है, ठीक है ना। द इल्यूजन सीम टू कार्पोरियल दैट आई ट्राई टू ग्रैब इट। जो इल्यूजन है, जो भ्रम, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ है और मैं उसे ग्रैब करने जा रहा था, पर तो है ही नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ बोला कार्पोरल पनिशमेंट, मतलब हम पीट रहे हैं, कार्पोरल मतलब फिजिकल पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, और हम किसी चीज को बोल रहे हैं कार्पोरियल है, इसका मतलब यह है कि वो फिजिकली प्रेजेंट है, वो उसके अंदर बॉडी है, उसके अंदर मैटर है, कुछ फिजिकली हम उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू कर सकते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत बड़ा है, और आई होप डिफरेंस समझ गए होंगे। इसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिबल। ये दोनों ऐसे शब्द है जो एक बार समझने के बाद कभी इसके अंदर डाउट ही नहीं होता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक होता है, व्यापक स्तर पे, ठीक है ना, व्यापक स्तर पे कॉम्प्रिहेंशन होता है। और कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है कि आपको चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, समझने में आसान। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब ये होता है। तो वी ऑफर यू कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के सारे एस्पेक्ट में मैं आपको पूरा डिटेल ट्रेनिंग देने वाला हूँ, चौतरफा ट्रेनिंग देने वाला हूँ। और द इंस्ट्रक्शन शुड बी इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल टू पेरेंट्स। जो इंस्ट्रक्शन हम जारी कर रहे हैं वो एक पेरेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, मतलब उनमें उनको समझ में आने लायक होना चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब समझ में आने लायक, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जो होता है व्यापक होता है, व्यापक व्यापक। ये सब आपके क्लोज टेस्ट में या फिलर्स में ये सारे के सारे शब्द आते हैं, ठीक है ना। तो ये रहे आज के आपके वोकैब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डे नंबर 24 कंटिन्यू करोगे और अपने मन के अंदर से ये बात निकाल दोगे कि क्या वीडियोस 90 डेज़ वाली पूरी होगी या नहीं होगी। बिल्कुल होगी, 90 डेज़ की वीडियोस पूरी। बीच बीच में मैं ब्रेक लूँगा, जैसे 20-25 दिन और पढ़ा लूँगा तो थोड़ा दिन ब्रेक लूँगा, ताकि आपको रिवीजन का प्रॉपर समय मिल जाए। रिवीजन का समय नहीं मिलेगा, सारे सारे के सारे शब्द वॉश आउट हो जाओगे, दिमाग से निकल जाएंगे, फिर कुछ ना कर पाओगे। समझ में आया? इसलिए थोड़ा समय भी देना पड़ता है, और मैं इस समझ में हूँ कि मुझे इस सीरीज़ को कैसे एंड करना है। और जिनका एग्ज़ाम अभी अभी लगा हुआ है वो पीडीएफ लेके खुद बैठ के पढ़ ले। वीडियोज़ में बहुत सारा समय स्पेंड करेंगे तो बहुत सारा समय जाएगा। सबसे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जो शुरुआत अभी कर रहे हैं, अगले साल का जिनको पेपर देना है, उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है, वो इसको देखें, वीडियोस पे टाइम स्पेंड करें और अपना वो कैप शुरू से अच्छी तरीके से बिल्ड करें। एक बार इसे आपने बिल्ड कर लिया, इसका मतलब है कि आप एग्जाम में जाके बहुत अच्छा करने वाले हो। ये सबसे पावरफुल कंटेंट है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में वापस मिलेंगे डे नंबर 24 के साथ।